नाउक को थोड़ी हैरानी हुई। उसका मन घबरा गया और वो झिझकने लगी, समझ नहीं पा रही थी कि सच बताए या नहीं। थोड़ा सोचने के बाद उसने हिम्मत जुटाई, मुट्ठी भींची और बता दिया कि वो हरामी ग्रेट हार्मनी गेट का तीसरा बेटा है, जिसका नाम जिन दाइसोंग है। एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ सॉरयोंग ने अपना हाथ सीने पर रखा। उसने कहा कि वो जिन दाइसी को सबक सिखाएगा और उसे पूरी तरह खत्म कर देगा। लेडी हुओंग और गोपी की आंखें हैरानी और उलझन से फैल गई। हैंग घबरा गया और नॉक से पूछा कि क्या उसे पक्का यकीन है कि कातिल ग्रेट हार्मनी गेट का तीसरा बेटा ही है। नॉक ने सिर हिलाकर यकीन दिलाया कि वो सच कह रही है। सॉरयोंग थोड़ा उलझ गया और पूछा कि कोई दिक्कत है क्या। गोपी ने सॉरयोंग की तरफ देखते हुए बताया कि ग्रेट हार्मनी गेट भी उन्हीं की तरह ऑर्थोडॉक्स फैक्शन में आता है। सिचुआन में टांग, अमे और किंग चांग के बाद वही सबसे ताकतवर सेक्ट है। ये सुनकर सॉरयोंग हैरान रह गया। उसे पता ही नहीं था कि वो सेक्ट इतना ताकतवर है। लेडी हुओंग ने ठुड्डी पर हाथ रखा और सोचने लगी। उसके मुताबिक अगर जिन दाइसोंग ने सच में ये किया है तो उसका सेक्ट कोई मायने नहीं रखता। फिर उसने धीमे से बताया कि असली दिक्कत ये है कि उनके क्लैन का ग्रेट हार्मनी गेट के साथ एक पैक्ट है। उसके ग्रेट ग्रैंडफादर को कभी उनसे बड़ी मदद मिली थी। इसी वजह से अगर ग्रेट हार्मनी गेट कोई भी बड़ा जुर्म या मौत की सज़ा लायक काम भी करे तो उन्हें एक बार तो बिना शर्त माफ़ करना पड़ता है। सॉरयोंग की आंखें डर से फैल गईं। उसे समझ आ गया कि इसका मतलब वो जो चाहे कर सकता है। लेडी हुओंग ने कहा कि मुरिम में ओथ्स और प्रॉमिसेस बहुत अहम माने जाते हैं, खासकर जब वो किसी टेक्निक, क्लैन या निकनेम के नाम से किए गए हों। वो पवित्र होते हैं और निभाने ही पड़ते हैं। नाउक उनके पास आई और पूछा कि कोई समस्या है क्या। उसकी आवाज़ सुनते ही सॉरयोंग थोड़ा घबरा गया, लेकिन मजबूरी में मुस्कुराकर बोला कि कोई दिक्कत नहीं, बस हैरानी हुई कि ये काम किसी ऐसे ने किया है। बाकी सब वो संभाल लेंगे, नाउक को फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस आराम करें। नाइक की आंखें आंसुओं और कृतज्ञता से भर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुक्रिया कैसे अदा करे, क्योंकि अब वो नयोन का बदला ले सकती थी। थोड़ी देर बाद वो जमीन पर गिर गई और सो गई। लेडी हुओंग ने देखा कि शायद वो अचानक ही रिलैक्स हो गई है, तो उसने सुझाव दिया कि पहले मिस नाओ को टैंग रेजिडेंस ले जाकर आराम करवाया जाए। गोपी ने हाथ बांध लिए। उसे पता था कि यह मामला सोचे से ज्यादा पेचीदा होने वाला है। सॉरयोंग ने सिर हिला दिया। उसने सोचा कि सबसे पहले अपने ग्रैंडफादर और फादर इन लॉ से बात करे, और उसे पूरा भरोसा था कि ओथ के बावजूद वो समझ जाएंगे। अगले दिन सुबह सॉरयोंग और हुओंग टांग क्लैन के पैट्रियार्क हॉल में गए। सब चुप थे, माहौल में तनाव था। गंभीर चेहरे के साथ ग्रैंड पैट्रियार्क ने कहा कि ग्रेट हार्मनी गेट सिचुआन का एक प्रतिष्ठित सेक्ट है और उसका लीडर एक नेक इंसान है, लेकिन बाघ का बेटा कुत्ता पैदा हो गया। पैट्रियार्क ने हाथ जोड़ लिए। वो थोड़ा हैरान और उलझन में था कि सॉरयोंग एक औरत का बदला लेना चाहता है, जबकि उसे ओथ के बारे में पता है। सॉरयोंग ने सच्चाई से अपने फादर इन लॉ से अनुमति मांगी। पैट्रियार्क सोच में पड़ गया। हालात समझने लायक थे, लेकिन उसके पूर्वजों का ओथ टांग क्लैन की इज्जत से जुड़ा था। अगर वो हालात के हिसाब से अपवाद बनाने लगे तो लोग टांग क्लैन के साथ ओथ लेना बंद कर देंगे या उन पर भरोसा नहीं करेंगे। ग्रैंड पैट्रियार्क ने भी सिर हिला दिया। पैट्रियार्क खड़ा हुआ और टांग क्लैन की नस्ल या उनके पॉइजन से उस औरत की मदद करने को मना कर दिया। सॉरयोंग की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो खड़ा हुआ और फादर इन लॉ से फैसला बदलने की गुजारिश की। पैट्रियार्क अपने फैसले पर अड़ा रहा, कह दिया कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है। जैसे ही सॉरयोंग फिर से जोर देने वाला था, लेडी हुओंग ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे आंख मारी और अपने पिता से कहा कि वह समझ गई है और उनका हुक्म मानेगी। सॉरयोंग थोड़ा उलझन में था। तभी लेडी हुओंग के होठों पर मुस्कान आने लगी। उसने टैंग पैट्रियार्क के आदेश में छुपा लूप होल ढूंढ लिया था। आदेश ये था कि टैंग क्लैन की लिनिएज या उनका पॉइजन नाउक की मदद नहीं करेगा। इसका मतलब था कि शक से बचने के लिए क्लैन का जहर इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन सॉरयोंग अपने दम पर काम कर सकता था। उसने साफ किया कि सॉरयोंग टैंग क्लैन के ब्लड लाइन से नहीं है। पैट्रियार्क ने उनकी तरफ पीट करके हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि वो लोग अब तक यहीं क्यों खड़े हैं। सॉरयोंग को थोड़ा अचरज हुआ, समझ गया कि पैट्रियार्क का असली मतलब तो यही था। हुओंग ने कहा कि उन्हें तुरंत निकलना चाहिए, क्योंकि अगर नाउक की मदद करनी है तो बहुत काम करना बाकी है। सॉरयोंग ने मुट्ठियां भींच ली। अब उन्हें इजाजत मिल गई थी और यही मौका था टैंग क्लैन के दामाद के तौर पर अपनी काबिलियत साबित करने का। उसने मन में जिन दायदुंग को पकड़ने की तस्वीर बना ली और सोचा कि किसी भी संगठन में इनिशिएशन सेरेमनी में अक्सर किसी को खत्म ही करना पड़ता है।
अगले दिन सुबह गोपाई एक स्क्रोल हाथ में लेकर सौर्योंग से मिला। उसने बताया कि भले हमें इजाजत मिल गई है, लेकिन हर हाल में क्लैन का नाम इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, इसलिए वो जिंदा दाइसोंग की हरकतों की गुप्त तरीके से जांच करेगा। सौर्योंग ने गोपी से कहा कि वो ये काम संभाले। पहला कदम था जिंदा की मौजूदगी और मूवमेंट की पुष्टि करना। पॉइजनस एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड के मेंबर और स्क्वाड लीडर गोपाई ने ठान लिया कि वो यही जानकारी जुटाएगा। मुस्कुराते हुए सौर्योंग नाउक के कमरे में गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि लेडी हुओंग और नाउक चाय पी रही हैं। सौर्योंग ने सलाम किया और नाउक से पूछा कि क्या उसने आराम किया। टैंकलैंड के कपड़े पहने, बाल बंधे नाउक ने सिर हिलाकर हाँ कहा और मदद के लिए धन्यवाद दिया। सौर्योंग की मुस्कान और खुशी बढ़ गई। मिस नाउक ने फैसला किया था कि वो कुछ दिन टैंग रेजिडेंस में ही रहेंगी। वो नहा चुकी थी, कपड़े बदल चुकी थी, बाल भी ठीक किए जा चुके थे। अब उसका चेहरा पहले से कहीं बेहतर लग रहा था। सौर्योंग ने एक थैला निकाला और कहा कि वो टैंकलैंड की तरफ से जलने के जख्मों की दवा लाया है। नाउक ने फिर से धन्यवाद दिया और माना कि उसे नहीं पता ये कर्ज कैसे चुकाएगी। सौर्योंग बैठ गया और उत्सुक चेहरे से पूछा कि क्या वो क्रिकेट्स के बारे में सवाल पूछ सकता है। नाउक ने हाँ कहा और सौर्योंग की आंखों में चमक आ गई। वो उंगली उठाकर सवाल ही पूछने वाला था कि तभी गुई जो हाँप रहा था दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। सौर्योंग ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या स्क्वाड लीडर गोपाई जानकारी की पुष्टि करके लौट आए हैं। गोपी थोड़ा घबरा गया, बोला कि रास्ते में उसकी मुलाकात एक गेस्ट से हो गई। गोपी के पीछे लंबे बाल और लंबी दाढ़ी वाला एक आदमी खड़ा था जिसके सर पर टोपी थी। उस आदमी की निगाहें उन पर टिकी हुई थी। मुस्कुराते हुए उसने टोपी उतारी और लेडी हुओंग को पहचाना। उसे पॉइजनस फ्लावर कहकर अभिवादन किया और बोला कि कितने साल हो गए मिले हुए। लेडी हुओंग खड़ी हो गई। खुद को सिचुआन टैंक क्लैन की तांग हुआन बताते हुए उसने एल्डर बैगर एम्परर का स्वागत किया। सौर्योंग थोड़ा उलझन में था, समझ नहीं पा रहा था कि ये आदमी कौन है। तब लेडी हुओंग ने कहा कि हमें इज्जत से पेश आना चाहिए क्योंकि ये एल्डर बैगर एम्परर हैं, यानी 3 सम्राटों में से एक, बिल्कुल वैसे ही जैसे एल्डर फिस्ट एम्परर। ये सुनकर सौर्योंग की आंखें डर से हैरानी से फैल गई। समझ गया कि ये 3 सम्राटों में से एक है, जैसे मुराम अलायंस का लीडर। सौर्योंग ने तुरंत झुककर उनका अभिवादन किया और अपना नाम वेई सौर्योंग बताया। बैगर एम्परर ने कहा कि उसने सुना है कि फिस्ट एम्परर ने सौर्योंग को मार्शल आर्ट सिखाई है, तो वो देखने आए हैं कि वो कैसा है। न्यूक की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने बैगर एम्परर को पहचान लिया। लेडी हुओंग ने पूछा कि क्या वो उन्हें जानती है। नाउक ने बताया कि चंगदू में यही वो बैगर ग्रैंडफादर थे जिन्होंने उसकी मदद की थी। उसने ये भी जोड़ा कि उसे नहीं पता था कि वो इतने बड़े आदमी हैं और उसने बेअदबी के लिए माफ़ी मांगी। बैगर एम्परर ने नाउक से कहा कि चिंता मत करो, वो बस परछाइयों में जीने वाला एक बूढ़ा आदमी है। वो इनको थोड़ी जिज्ञासा हुई और उसने बैगर एम्परर से पूछा कि वो टैंक लाइन में किस काम से आए हैं, क्या शायद वो ग्रेट हार्मनी गेट के मामले में आए हैं। बैगर एम्परर हंसी नहीं रोक पाए, कहने लगे वाह, पॉइजनस फ्लावर से यही उम्मीद थी, इतनी तेज नज़र। ये सुनकर लेडी हुओंग घबरा गई। उसे लगा शायद वो नाउक को रोकने आए हैं। बैगर एम्परर ने ठुड्डी के नीचे हाथ रखा और कहा कि जब मुझे इस लड़की की हालत पता है तो मैं उसे रोक कैसे सकता हूँ। उन्होंने साफ किया कि क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं है वो सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा मदद करने जरूर आए हैं। सौर्योंग आगे बढ़ा और पूछा कि वो बिना सीधे हस्तक्षेप कैसे करेंगे। बैगर एम्परर सोच में पड़ गए, फिर मुस्कुराकर बोले कि वो जानकारी देंगे क्योंकि उन्हें भी ये देखने में दिलचस्पी है कि फिस्ट एम्परर का शागिर्द इस मामले को कैसे निपटाएगा। उन्होंने अपने चेलों को कुछ साल पहले की घटनाओं की जांच करने भेजा था। जिंदा वैसे एक घटिया इंसान था, औरतों की इज्जत लूटता था और बिना हिचक हत्या कर देता था। सिर्फ अपने इन्फ्लुएंस की वजह से पकड़ा नहीं जाता था। बैगर एम्परर को शक था कि कम से कम 5 मामले उससे जुड़े हैं, जिनमें 2 चंगदू में और कुछ शहर के बाहर के स्लम में थे। यहां तक कि ग्रेट हार्मनी गेट को भी लगता था कि वो समस्या है। ये सुनकर सौर्योंग का गुस्सा और बढ़ गया। मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा घटिया था। बैगर एम्परर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा कि सॉन्ग विलेज की घटना के बाद जिन दाइसोंग ने बहुत ही लो प्रोफाइल अपनाई थी। वो कहीं नहीं जाता था सिवाय हर 3 दिन में गैम्बलिंग हाउस जाने के। इसी वजह से उन्होंने नाउक को जहर इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। सौर्योंग थोड़ी खांसी ले गया। उसने सोचा कि उससे निपटने का सही मौका तो बस उसी गैम्बलिंग हाउस में मिलेगा और शायद उसे भी मिस नाउक की तरह जहर का तरीका अपनाना पड़े। लेडी हुओंग ने साफ किया कि सौर्योंग टैंक लाइन का जहर इस्तेमाल नहीं कर सकता। तब सौर्योंग नाउक के पास गया और जिज्ञासा से पूछा कि इतने लोगों में से उसने उस हरामी के खाने पीने की चीज को कैसे पहचाना। नाउक ने गंभीरता से बताया कि जब भी वो आता बहुत खास और नखरीले ऑर्डर देता। ये जानकारी हमेशा रसोई तक पहुंच जाती थी। सौर्योंग थोड़ा उलझ गया तो उसने आगे बताया कि जब भी क्रैब या श्रिम्प वाला खाना आता वो अपनी प्लेट से इन्हें निकलवाने के लिए कहता। इसी वजह से उसने वही खाना चुना जहर देने के लिए, हालांकि असली जहर नहीं था। बैगर एम्परर को याद आया कि उस आदमी ने कहा था कि बस चखने भर से उसके शरीर पर कुछ निकल आया था।
अब सारी कड़ियां जोड़कर सॉर्योंग को समझ आ गया कि उस आदमी को क्रस्टेशियन से, और वो भी बहुत गंभीर एलर्जी है। सॉर्योंग के दिमाग में क्रैब, श्रिम्प और उनमें मौजूद प्रोटीन ट्रोपोमाइसिन का ख्याल आया। कुछ सेकंड बाद चेहरे पर आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ उसने स्क्वाड लीडर गोपी की तरफ देखा और कहा कि वह तुरंत पॉइजन स्टोरेज में जाकर उसे येलो वॉर्म पाउडर लाके दे। गोपी हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि अचानक येलो वॉर्म पाउडर क्यों चाहिए। सॉर्योंग शैतानी हंसी हंसने लगा और सबकी नजरें उस पर टिक गईं। किसी को नहीं पता था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उंगली उठाकर मुस्कुराते हुए उसने सबसे कहा कि अब वो उस आदमी को एक शानदार तरीके से मारने वाला है। हे गाइस, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। लाइक और कमेंट जरूर करो, आपका फीडबैक मुझे और मोटिवेट करता है। और एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।